ज़रा इन तस्वीरों को ध्यान से देखो। ये है रियल लाइफ स्क्विड गेम। तो अगर आप अब तक सोचते थे कि स्क्विड गेम एक फिक्शनल सीरीज़ है तो आप गलत थे, क्योंकि ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये रियल है। सोशल मीडिया में आपने वायरल होती हुई ऐसी इमेजेस ज़रूर देखी होगी जिसमें लिखा था स्क्विड गेम इज़ नॉट जस्ट अ शो, इट एक्चुअली हैपेंड इन 1980s कोरिया। और जैसे ही ये इमेजेस सोशल मीडिया में वायरल होती हैं, लोग ये जानने के लिए पागल हो जाते हैं कि 1980s में साउथ कोरिया में ऐसा क्या हुआ था, जबकि बाद में ये इमेजेस फेक निकलती हैं। तो क्या मतलब स्क्विड गेम सच में कोई फिक्शनल स्टोरी थी? नहीं, ये रियल कंसंट्रेशन कैंप की सच्चाई है, जिसकी हकीकत स्क्विड गेम से भी डरावनी है, जहां लोग जीने के बजाय मौत की भीख मांगा करते थे। तो आइए चलिए जानते हैं कि साउथ कोरिया में ऐसा क्या होता है जिसमें गवर्नमेंट भी कोई एक्शन नहीं लेती। और ये एक दिल दहला देने वाला वाकया है। 15 अगस्त 1945 पाकिस्तान की आज़ादी से बिल्कुल 2 साल पहले साउथ कोरिया ने आज़ादी पाई थी। लेकिन इसी आज़ादी के बाद 1950 में असली जंग शुरू होती है। कोरियन पेनिनसुला 2 टुकड़ों में बढ़ गया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। साउथ कोरिया खुद को इंटरनेशनली रिच दिखाना चाहता था और नॉर्थ कोरिया को नीचा भी दिखाना चाहता था, खुद को वेल एस्टेब्लिश दिखाना चाहता था। साल था 1953। अब जंग रुक गई थी, लेकिन इस जंग ने साउथ कोरिया को तबाह कर दिया था। होमलेस लोग, बैगर्स और ऑर्फन्स बच्चों का सड़क पर दिखना आम हो गया था, जिसने हकीकत बनाया साउथ कोरिया के एक घटिया और घिनौने फैसले को। इसे कहा जाता है सोशल वेलफेयर एक्ट। ये प्रोजेक्ट तो कोरिया को ब्यूटिफाई करने के लिए था, लेकिन 1960 में पार्क चुंग ही के गवर्नेंस में आते ही सब ही गवर्नमेंट ऑफिसर को हुक्म दिया गया जितने भी गरीब लोग हैं सड़क में से उनको हटा दिया जाए। लेकिन सवाल ये था कि इनका किया क्या जाए, इन्हें मार दिया जाए या इनको जेल में भर दिया जाए, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकते थे। तो इसी की वजह से एक स्कीम बनाई गई जिसे कहा जाता है सोशल वेलफेयर स्कीम। इनमें रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बनाए गए जिसका मकसद था कि होमलेस लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, बट दरअसल गवर्नमेंट कर रही थी सोसाइटी से गरीबों को गायब। और इस रिहैब सेंटर को भरने के लिए लोकल पुलिस के ग्रुप्स बनाए गए जिसे कहा गया क्लीनिंग टीम, और इन्हें कहा गया कि जितने ज़्यादा बंदे पकड़ कर लाओगे उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे। और इसके बाद शुरू होता है रियल लाइफ टॉर्चर गेम। बिना किसी क्राइटेरिया के ये गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स किसी भी बच्चे बूढ़े को सड़क से उठाकर डिटेंशन सेंटर में डाल देते हैं, बिना ये जाने कि ये बच्चा ऑर्फन है, ये बच्चे का घर है भी या नहीं। वो क्या करते थे कि वो उस कैंपस में उन बच्चों को डाल दिया करते थे, जहाँ जाने का मतलब था कि अपनी फैमिली से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाना। और जो जगह नर्क यानी दोज़ख से भी ज़्यादा बदतर थी, और इसका इमेजिनेशन करना इज सो स्कैरी। सबको ये कहा जाता है कि आपको 1 साल बाद छोड़ दिया जाएगा जब आप सोसाइटी में रहने के काबिल हो जाओगे, बट ये एक बहुत बड़ा स्कैम था। 1988 के ओलंपिक्स की वजह से पूरी दुनिया की नज़र साउथ कोरिया में थी, और यहाँ की टॉप अथॉरिटीज़ ये कहती थी कि यहाँ पर गंदगी का नामो निशान नहीं दिखना चाहिए। इस चीज़ ने सड़क को तो खूबसूरत कर दिया, लेकिन काफ़ी मासूम लोगों की जान और ज़िंदगी को निगल गया। सारे गरीब लोगों को सड़कों से कैंप में भरना शुरू किया गया, और इन्हीं कैंप में से एक था ब्रदर्स होम, और जहाँ पर ऐसे ऐसे घिनौने काम हुआ करते थे जिसको मैं अभी आपको अपने ज़ुबान से बता तक नहीं सकता। साल था 1984। 8 साल का हैंक जॉनसन अपने फादर के साथ शहर घूमने निकला था। इसे क्या पता था कि ये आखिरी दिन होगा इसका अपने फैमिली के साथ, लेकिन अचानक से इनके फादर्स को कोई ज़रूरी काम याद आ जाता है। वो हैंक को नज़दीक पुलिस स्टेशन में छोड़कर चले जाते हैं, बट जब वो वापस आते हैं तो हैंक वहाँ था ही नहीं। जब वो पुलिस स्टेशन में जाकर हैंक के बारे में पूछताछ करते हैं, उसकी तलाशी करते हैं, तो पुलिस ऑफिसर्स ऐसा रिएक्ट कर रहे थे कि कोई बच्चा गायब नहीं हुआ हो, बल्कि किसी का मोबाइल चोरी हो गया हो। क्योंकि हैंक के साथ कुछ हुआ यूं था कि जब इसके फादर इसको वहां छोड़कर गए तो वहां आती है एक वैन, जो कि हैंक को इस वैन में ज़बरदस्ती बिठाकर कैंप ले जाती है। और वो कैंप ब्रदर्स होम था, जहां इसके जैसे काफ़ी सारे बच्चे थे। इनके कपड़े उतारे गए और इन्हें दिया गया एक ब्लू कलर का कपड़ा जो यूनिफॉर्म टाइप की तरह था। इन बच्चों को बांटा गया प्लेटून्स में, जिसमें हर प्लेटून्स का एक लीडर होता था, जिसे पूरी तरह आज़ादी मिलती थी कि वो इसे कैसे भी करके कंट्रोल कर ले। हैंक के साथ उस दिन एक 13 साल का बच्चा भी आता है जिसका नाम चोय था। इसी रात चोय को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया, इसको ठंडे पानी से नहलाया गया, और इसके बाद चोय के साथ उस लीडर ने क्या किया ये बताना मेरे लिए शर्मिंदगी की बात होगी। और ये सब देखकर हैंक की भी सांसें रुक गईं। कोई भूख से मर रहा था तो कोई मार कुटाई से मारा जा रहा था।
और अगर कोई भागने की कोशिश करता तो उसके पूरे प्लेटून्स को मार दिया जाता ताकि उधर के रहने वाले लोग इसे मिसाल समझें। और इन लोगों को ज़िंदा रखने के लिए खाने में चावल और कुछ सड़ी हुई फिशेस दिए जाते थे। ये थी एक लड़की जो इस कैंप से बचकर निकली थी, जिसका इंटरव्यू दिल को सहमा देने वाला था। तो इस लड़की पर भी काफ़ी टॉर्चर किया गया और इसने जब कहा कि ये बीमार है, इसको दवाई की ज़रूरत है, तो इसको इतनी ज़्यादा टॉर्चर किया गया इसके साथ, इसको ऐसे ऐसे मेडिसिन दिए गए कि ये बिल्कुल बेड में पहुंच गई और इसने खुद अपने मुंह से कहा कि मैं ठीक हूं। और यहाँ तक कि इन लोगों से काम करवा कर लाखों के सामान एक्सपोर्ट करवाए जाते थे और जो कोई भी मना करता या भागने की कोशिश करता उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर सीधा ऊपर पहुँचा दिया जाता। और ये घिनौना सच भी दुनिया के सामने आया। ईयर 1986 में इन लोगों की किस्मत में एक होप आया। एक वकील किम योंग वुन को ब्रदर्स होम की सच्चाई पता चलती है, तो वो पुलिस इकट्ठा करके इस जगह पर रेड डलवाते हैं और ऐसे दुनिया को पता चलता है कि इस जगह पर लोगों के साथ कैसा सलूक हो रहा है। और किम योंग वुन ने इन लोगों को वहाँ से आज़ादी दिलवाई, ये जानते हुए भी कि ये स्कीम सरकार ने खुद निकाली है। और रिसर्च से ये पता चलता है कि इस डिटेंशन सेंटर में सिर्फ 10% लोग ही होमलेस थे, बाकी सब लोग तो वो थे जिन्हें पुलिस वालों ने कैंप में ज़बरदस्ती भर दिया था और अपने फैमिली से दूर कर दिया था। इस फैसिलिटी को एग्जीक्यूट करने वाले लोगों को सज़ा क्या मिलती है? इस ब्रदर्स होम के डायरेक्टर पार्क इन जियोन को 1987 में 10 साल की सज़ा सुनाई गई और दौलत के दम पर यह सज़ा सिर्फ 30 मंथ की ही रह गई। इन मासूम लोगों की जान लेने वाले इस जानवर को करीब 2.5 साल ही जेल में रखा गया। माना जाता है कि इस बंदे ने खुद 45 लोगों को वहां कत्ल किया था, लेकिन इसके बाद 2016 तक इसने आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारी। तो ये सारी बातें सुनकर मेरी तो हालत हो गई है ख़राब। तो चलिए, अगर आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा और अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो मेरे साथ उसे ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं एक नए ऐसे ही रियल टाइम स्टोरी के साथ। जब तक के लिए अपना आप ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।